तो फ्रेंड्स आज हम लोग सॉल्व करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस पेपर को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 18 अप्रैल के पेपर को, जो कि आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। और ये मेरा एनटीपीसी का सेट पेपर 15 होने जा रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी दिन बाद हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपका आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस पेपर को। और ये भी जो पेपर है ये मुझे आप लोगों के द्वारा भेजा गया था, और मेरे केवल कुछ ही सेट पेपर आपका बच गया था एनटीपीसी का। उसको मैं आपका आने वाले दिनों में बहुत जल्द आपका खत्म करा दूंगा। तो उसके बाद मेरा एनटीपीसी का सारा प्रीवियस पेपर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का मैं यहाँ पर सेशन को स्टार्ट करता हूँ बिना से टाइम वेस्ट के। तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग बहुत दिन बाद आपका एनटीपीसी का प्रीवियस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन जो भी आपके पैटर्न दिखेंगे वो थोड़ा अलग टाइप से दिखेंगे ग्रुप डी से। तो आप लोग इसको ट्राई करो, फिलहाल इसको बताओ उसका आंसर क्या होगा। और अगर आप कुछ चीज़ अगर आपको लगेगा कि आप भूल चुके हो तो उसको जरूर से जाके एक बार फिर से पढ़ना, ठीक है, रिवीजन करना। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ़, ये आपको कंडीशन दे रखा है, इफ़ आपको फाइंड द वैल्यू, इसका मान आपको ज्ञात करना है, इतने का मान ज्ञात करना है। बताओ, अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन बनाए हो तो आप इसका आंसर बहुत विद इन सेकेंड में बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। अगर नहीं बनाए हो तो फिर आपको बनाना पड़ेगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन में करते कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली आपको ये तीन तो वैल्यू दे रखा है कंडीशन में। क्या दे रखा है, 3 के पावर में x इक्वल टू 4 के पावर में y इक्वल टू 12 के पावर में माइनस जेड। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप समझा दे रहा हूँ। अगर कभी भी दोबारा से अगर आपसे पूछा जाए तो चीज़ों को समझ लेना। ठीक है, आपको पता ये तीन वैल्यू दे रखा है, तीनों एक दूसरे का इक्वल है। तो चलो मैं मान लेता हूँ कि ये तीनों आपका k के बराबर है। अब आपको पता है 3 के पावर में x, यानी 3 के पावर में x इक्वल टू k। तो यहाँ से मैं आपका 3 का वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि दोनों का पावर में अगर मैं 1/x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू k के पावर में 1/x हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से मेरा 3 का वैल्यू निकल के आ गया। वैसे ही अगर मैं करूँ 4 के पावर में y इक्वल टू k, क्योंकि आपका तीनों k के बराबर ही है ना, तो यहाँ से मेरा 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/y का पावर में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से तो कट जाएगा, यानी k के पावर में क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। उसी तरीका से 12th का भी मेरा वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, k के पावर में -1/z निकल के आ जाएगा। बोलो यहाँ तक सबको क्लियर है। अब आप बोलोगे मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इस क्वेश्चन का फॉर्मेट में आपको करना क्या होता है। देखो ये 3 है, ये 4 है, आपको दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा कि अगर मैं 4 का गुना अगर मैं 3 से कर दूं तो ये मैं 12 के इक्वल के बराबर हो जाएगा, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट इसके मैं बराबर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो कर सकता हूँ। बस यही चीज़ मुझे आपको समझाना था। मैं हटाता हूँ इसको फिलहाल। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3 × 4 इक्वल टू 12। तो 3 का वैल्यू क्या था, k के पावर में 1/x इंटू k के पावर में 1/y इक्वल टू k के पावर में -1/z। अब आप जानते हो अगर नीचे का बेस अगर सेम है तो बस आप इसको इक्वल कर लो। यहाँ पर प्रोडक्ट में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 1/x प्लस 1/y, और ये आपका -1/z है तो यहाँ लेके आ जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 1/z इक्वल टू 0। यानी इतना का वैल्यू निकल के क्या आ गया, 0 निकल के आ गया। आपसे पूछा क्या था, इतना का वैल्यू। अगर आप यहाँ पर 3 कॉमन ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो इतना का वैल्यू तो मेरे पास 0 निकल के आया, यानी 0 का मल्टीप्लाई अगर किसी भी नंबर से करते हो तो क्या होता है, 0 होता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपका यही था। आपको यहाँ पर क्या करना होता, नंबर देख के पता चल रहा था कि 3, 4, 12, यानी इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट को आपको इक्वल करना था इसके साथ। अब इस टाइप का क्वेश्चन में कुछ भी आपको नंबर दे सकता है, जरूरी नहीं कि यही नंबर आपके बने, मगर करना इसी प्रोसेस से आपको बनता है। आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता था 2 और 3 का 6, बात समझ रहे हो, कोई भी 2 नंबर आपको दे सकता था, कुछ भी 2 नंबर आपको दे सकता था, मगर करने का फॉर्मेट यही होता है। क्लियर, उम्मीद करता हूँ अब आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। तो बताइए क्वेश्चन अगर आप चीज़ों को समझ रहे थे तो आप आसानी से बता सकते थे कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू 0, तो 0 × 3 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो, इसको ट्राई करो। अब ये क्वेश्चन आपका स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सांख्यिकी से क्वेश्चन है। और काफ़ी दिन बाद हम लोग स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपको कुछ लगेगा कि आप कुछ भूल चुके हो तो जरूर से जाकर मेरा वीडियो देख लेना, मैंने पूरा कंप्लीट आपको स्टैटिस्टिक पढ़ा रखा है, देख लेना। यहाँ पर क्या बोला, एक बटन का मध्य 10 है और मानक विचलन 5 है, विचरण गुणांक का मान क्या होगा। मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई आपका एक डेटा है जिसका आपको मीन दे रखा है, ठीक है, मीन आपको दे रखा है कितना, 10 दे रखा है। साथ में आपको मानक विचलन भी दे रखा है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन आपको दे रखा है 5, और आपसे पूछा है विचरण गुणांक जिसको हम लोग बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है, आपसे कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आपसे पूछ रहा है।
और देखो ये सब क्वेश्चन, सब आपका क्वेश्चन पूरा जो ऑफिशियल क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके हिंदी में है, इसलिए मैं आपको इंग्लिश में नहीं कर सकता हूँ। बात को समझना मेरी बात को, ठीक है। जो लोग बोलते हैं कि मैं इंग्लिश में क्यों नहीं क्वेश्चन रखता हूँ, तो ये मेरी मजबूरी है। मैं क्वेश्चन आपका हिंदी में तो हिंदी में ही रख रहा हूँ। जब मैं अपने से क्वेश्चन सेट करता हूँ तब आपका नॉर्मली दोनों लैंग्वेज में रखता हूँ। बात समझ रहे हो? तो खैर मैं आपको बता भी रहा हूँ, सब चीज़ आपको समझाते भी चलता हूँ। यहाँ पर आपको क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है, यानी आपको CV निकालना है। अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, तो क्या होता है? CV यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जिसको बोलते हैं विचरण गुणांक। CV इक्वल टू क्या होता है मेरा? स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन इंटू 100%। ये मेरा फॉर्मूला होता है। आपको क्वेश्चन में कभी भी दो चीज़ दे के तीसरा चीज़ पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पर तो आपको ये पूछा है ना, आपसे क्वेश्चन में मीन भी पूछ सकता था, कुछ भी पूछ सकता है, दो चीज़ दे के तीसरा चीज़ पूछ लेगा। तो यहाँ पर फिलहाल क्या हो जाएगा? SD मतलब 5 आपको दे रखा है, ये 10 दे रखा है, और ये आपका 100%। तो 0 से 0 कैंसिल, यानी 5 गुना 10 तो 50%। तो आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर? चलिए, और जैसे कि मैं बताता हूं कि ये वाला जो सेट का पेपर है 18 अप्रैल का पेपर का, जो अभी मैं आपको करा रहा हूं, ये मेरा 2 पार्ट में आपका आएगा, ठीक है। 2 पार्ट में मेरा पूरा सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन और कुछ अलग अलग क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने बताया, बहुत दिन बाद में आपको सॉल्व करा रहा हूँ, तो अच्छे अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में सॉल्व कराऊंगा। तो क्योंकि ज़्यादा वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा, इसलिए मैं आपको 2 पार्ट में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो अभी एक पार्ट में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा 13 से 14 क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको जो भी और बचे क्वेश्चन होंगे उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो, इसको ट्राई करो। और इसलिए इसका प्लेलिस्ट भी पहले से बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सारा वीडियो एक लाइन से मिल जाएगा, ठीक है। इसका पार्ट 2 जो भी आप कभी भी देखोगे तो सारा मिल जाएगा आपको। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है? ये नंबर आपको दे रखा है कि गुणनफल के कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी इस नंबर का आपको टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आपको बताना है। प्राइम फैक्टर आपसे पूछ रहा है, तो प्राइम फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं? पहले सभी नंबर को ब्रेक करेंगे प्राइम नंबर के फॉर्म में। आपको पता है 8 है, तो 8 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ? 2 गुना 2 गुना 2, इतना के पावर में 10, 3 गुना 3 मैं लिख सकता हूँ, इसके पावर में 7, और 7 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये आपको उसके पावर में 8 हो गया। तो मतलब 2 आपका कितना ठो है? 3 ठो है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 के पावर में 3, और 3 गुना 10 30, इंटू 3 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा? पावर में 2, और 2 गुना 7 14, इंटू 7 के पावर में 8। अब हमसे पूछा क्या था? टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं? तो पहले तो सबसे पहले नंबर को ब्रेक कर लेते हैं प्राइम नंबर के फॉर्म में, फिर उसके बाद जो भी पावर होता है उसको हम लोग केवल ऐड कर देते हैं, यानी सम कर देते हैं, यानी 30 + 14 + 8। तो सॉल्व कर लो। यहाँ पे 14 8 कितना हो गया? 22, और 22 और 30 52, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? अगर आपसे क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछता है, तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में क्या करते हैं? हम लोग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में हम लोग क्या करते हैं? n+1 का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जो भी पावर में होता है उसमें +1 करके मल्टीप्लाई करते हैं। बट प्राइम फैक्टर में केवल ऐड कर देते हैं जो भी पावर में रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तो फैक्टर में भी बहुत सारे होते हैं, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो मैं आने वाले दिनों में वो भी आपको कराऊंगा, ठीक है, नंबर सिस्टम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो, जल्दी से बताओ उसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर क्या बोला? 15 प्रेक्षणों का मध्य 14 है, 3 और प्रेक्षणों को शामिल किया गया है और नया मीन 13 हो जाता है, तो 3 नए प्रेक्षणों का मध्य क्या होगा? यानी यहाँ पर पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। कोई 15 सेट ऑफ का नंबर है, ठीक है, कोई सेट ऑफ नंबर है 15 ठोके, जिसका मीन आपको दे रखा है 14। अब चूंकि आपको पता होना चाहिए मीन और एवरेज का कॉन्सेप्ट सेम होता है ना। मीन बोलो एवरेज बोलो, दोनों बात घुमा फिरा के वही चीज है। अगर मेरा कोई सेट ऑफ नंबर 15 के नंबर ऑफ सेट है, ठीक है, जिसमें आपको मीन आपको दे रखा है 14, या फिर आप बोल सकते हो कि कोई 15 सेट का नंबर है जिसका औसत अगर आपको 14 दे रखा है। अब बोल रहा है कि 3 अगर नंबर को और ऐड करते हैं, ठीक है, 3 नंबर को जब और ऐड करते हैं तब मेरा क्या हो जा रहा है? मध्य 13 हो जा रहा है। तो इसका मतलब समझ आया? आपका क्या हो रहा है? घट जा रहा है एक। क्या हो रहा है? घट जा रहा है एक। आपसे क्या पूछा था? 3 नए प्रेक्षणों का मध्य बताओ क्या होगा, यानी उन 3 नंबर का आपसे मध्य पूछ रहा है। तो बताओ कैसे सॉल्व करोगे? आप तो आसानी से गुना करके सॉल्व कर लोगे। 15 का गुना करोगे 14 से, 18 का गुना करोगे 13 से, दोनों का अंतर निकाल के 3 से भाग दे दोगे, यही करोगे ना। तो देखो ऐसे कर सकते हो, मगर ऐसे कितने दिन तक करोगे आप? अब बच्चों की तरह सॉल्व करना थोड़ा छोड़ो, ठीक है, थोड़ा सोचो कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन होता है उसको कम करने का कोशिश करो। जब नए नए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर बेशक आप वैसे ही सॉल्व करो, मगर जब आप बहुत दिन से प्रिपरेशन कर रहे हो तो वैसे करने की जरूरत नहीं है।
चीज़ों को समझ समझ के कैलकुलेशन करोगे तो आपका कैलकुलेशन में जो समय ज़्यादा लगता था वो कम लगेगा। अगर आप यहाँ पर समझ रहे हो कि 15 का अगर मध्य अगर 14 है और 18 नंबर होने के बाद औसत अगर आपका एक एक करके घट गया, तो इससे आपको क्या पता चलता है, ये 3 जो नए नंबर थे अगर इसका औसत अगर मेरा 14 होता, अगर इन 3 नंबर का औसत अगर मेरा 14 होता तो मेरा 14 से 14 ही आपका मध्य होता। औसत बोलो मध्य बोलो, यानी मेरा औसत में कुछ भी कमी नहीं होता, यानी मध्य में मेरा कोई भी कमी नहीं होता। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर आपका मध्य में आपका एक का कमी हो गया। यानी आप समझ सकते हो 14 गुना 3 यानी 42, यानी ये नंबर का तीनों का सम क्या है, 42 से कम है। 42 से कम है ना तीनों का सम, तो कितना कम आपको होगा, तो आपको पता है इन लोगों का आने से, इन 3 नंबर का आने से आपका मध्य में एक नंबर से घट जा रहा है। यानी आप कह सकते हो 18 गुना 3 मतलब 18 गुना 1 ना, क्योंकि एक नंबर घट रहा है, तो 18 गुना 1 यानी 18, यानी 42 में से 18 नंबर खत्म कर दो, यानी कितना हो गया 24। यानी उन तीनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 24 ही होगा बस। तो 24 का आपसे मध्य पूछा था, तो 24/3 यानी 8। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। तो ये चीज़ को आप पहले से डायरेक्ट से समझ सकते थे कि अगर एक का कमी हो रहा है और 18 में अगर एक का कमी हो रहा है तो यानी आपका 14 या 42 में आपका क्या होगा, 18 नंबर लेस कर दो, यानी उन 3 नंबर का सम कितना होगा, जरूर आपका 24 होगा, तभी तो एक एक करके कम हो रहा है ना तब का। तो बस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। तो वैसे जैसे भी बड़े बड़े भी क्वेश्चन होते हैं औसत से, तो आप इसको इस तरीके से समझ के आप सॉल्व कर सकते हो। धीरे धीरे आदत लगाओ तभी जाके आदत बनेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोल रहा है, रितेश ने एक पुरानी बाइक खरीदी, 3 मालिकों के माध्यम से गुजरने के बाद बाइक का मूल्य 50 रुपये बढ़ जाता है। यदि पहले और दूसरे मालिक से को क्रमशः 10% और 30% का लाभ मिलता है तो तीसरे मालिक द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। समझ गया क्वेश्चन। नॉर्मल सा लैंग्वेज में बोला गया कि कोई रितेश है, कोई गाड़ी खरीद रहा है, ठीक है, सेकंड हैंड बाइक जैसे होता है ना, वो सेकंड हैंड बाइक खरीद रहा है। बट क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया हुआ है कि जो रितेश है वो जब बाइक खरीदता है तो पता चलता है कि वो 3 मालिकों के द्वारा बेचा जा चुका है, जिसके कीमत क्या हो रहा है, कोई बाइक का कीमत में 50% का बढ़ोतरी हो रहा है। समझना मेरी बात को। अगर कोई बाइक का कीमत अगर 100 रुपये था तो वो आपका रितेश 150 रुपये में खरीद रहा है, ठीक है। और ये 100 रुपए में 3 मालिकों के द्वारा बेचा गया था, एक दूसरे को बेचा गया था, लास्ट में फाइनली आपका रितेश खरीद रहा है। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तीसरे मालिक को क्या प्रॉफिट हुआ, वो आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो पहला मालिक 10% का प्रॉफिट है बेचा, तो जो पहला मालिक होगा वो तो वो 100 रुपए में बाइक खरीदा होगा, 100 रुपए में बाइक खरीदा, 10% का प्रॉफिट है बेच दिया, तो मतलब 110 रुपए में बेच दिया। क्लियर। अब ये जो आपका जो दूसरा मालिक अब ये बाइक को खरीदा है तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 110 रुपये हो जाएगा। अब ये क्या किया, तीसरे मालिक को बेच दिया 30% का प्रॉफिट में, तो 30% का प्रॉफिट है मतलब 11 गुना 3 33, यानी 143 रुपये में बेच दिया। क्लियर। यानी ये तीसरा मालिक जो था वो उसको बिक मतलब उसके पास आ गया 143 रुपये में। अब आपका अब वो क्या किया, फाइनली आपका बेचा किसको, रितेश को बेचा। तो कितने में बेचा, 150 रुपये में बेचा। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 7 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और आपको पता है प्रॉफिट हम हो या फिर लॉस हो, हम लोग काउंट किस पे करते हैं, सीपी पे काउंट करते हैं। यानी 7 आपका 143 का कितना परसेंट है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था सिंपली। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, मैं इसको हटाता हूँ फिलहाल, ठीक है, सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, मैं आपको यही तो समझा रहा हूँ। जब आपके पास ऑप्शन है तो ऑप्शन का हेल्प लेंगे ना, क्या जरूरत है सॉल्व करने का। आपको पता है आपको निकालना है क्या, 143 का कितना परसेंट है, 143 का कितना परसेंट है, यही आपको फाइंड करना है। आपको पता है 10% का वैल्यू कितना होता है, 14.3 होता है। अगर 5% का वैल्यू की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7.1.5 हो जाएगा। तो देखो ये 7 हो गया और ये मेरा 5% का वैल्यू है। तो देखो ना, ये अभी भी 5% से भी थोड़ा कम ही होगा वैल्यू। ऑप्शन देखेंगे तो आंसर क्या दिख रहा है आपको, बताओ। आंसर सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 3 ही आपको दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। यही तो चीज़ समझने का, कौन बोलता है कैलकुलेशन पूरा करना है, चीज़ों को समझना है बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका कल जो मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था वही क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिया हूँ, ठीक है। तो काफ़ी लोगों का आंसर गलत आया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको बोल भी रखा था कि ये साइंस का क्वेश्चन है आपका, आप लोग देख के इसको बना के मुझे बताइएगा। अब सब लोगों ने 800 मीटर कमेंट किया था, मगर कुछ लोगों का आंसर सही था, जिनका था 400 मीटर उनका सही आंसर था। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था और आप लोगों ने क्या कर दिया। क्वेश्चन में नॉर्मली क्या बोला गया था, यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा के गति का एक समान रूप से त्वरित होती है तो ये कितने दूर तय करेगी। यानी आपसे पूछा गया था 20 सेकंड में वो कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो आप लोगों ने क्या किया,
144 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप लोगों ने पहले क्या किया, इसको मीटर पर सेकंड में आप लोगों ने चेंज कर लिया। तो मीटर पर सेकंड में मेरा क्या निकल के आ गया, 40 मीटर पर सेकंड का स्पीड से, और फिर डिस्टेंस निकालना था। तो आप लोगों ने क्या किया, स्पीड इंटू टाइम, यानी 40 गुना 20, 800 मीटर। मगर क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, क्या बोला गया था, 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है। यानी गाड़ी एकदम डायरेक्ट से एकदम स्पीड आपका नहीं हो गया 144 का, वो धीरे धीरे करके अपना स्पीड बढ़ाते गया, यानी एक्सेलरेट धीरे धीरे आपको होते गया। तो पहले आप क्या करते, एक्सेलरेशन निकालते कि वो किस स्पीड से गाड़ी का स्पीड बढ़ रहा था। तो एक्सेलरेशन मेरा क्या होता है, चेंजिंग इन वेलोसिटी बाई टाइम, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया था गाड़ी का, 40 मीटर पर सेकंड, यानी 40 माइनस 0 और बटा कितने समय में, 20 सेकंड में गाड़ी का पूरा स्पीड बढ़ा है। यानी 40 माइनस 0, क्योंकि 0 मेरा क्या था, इनिशियल वेलोसिटी। तो गाड़ी शुरू से जब आपका स्टार्ट होगा तो गाड़ी का स्पीड क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। तो 40 बटा 20 कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड। यानी आपको समझ आएगा कि गाड़ी धीरे धीरे करके 2 मीटर पर सेकंड करके स्पीड बढ़ता गया। तो बस यहाँ से आपको निकालना था डिस्टेंस। अब आपको पता है मोशन का सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन क्या था, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो ये आपको पता है कि नहीं पता, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पास ये मेरा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, और यही आपको निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी u होता है, जो कि मेरा इनिशियल वेलोसिटी कार का क्या है, 0 है, यानी ये तो 0 हो गया, प्लस हाफ ए कितना आया था, एक्सेलरेशन अभी निकाले थे हम लोग, 2 निकाले थे, और टी का स्क्वायर यानी टाइम का स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर 400 हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल होकर कितना आया, 400 आया कि नहीं आया। तो ये 400 मीटर मेरा कार ट्रेवल किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। तो ये मैंने बता भी दिया था कि साइंस का क्वेश्चन है, तो साइंस का क्वेश्चन आप साइंस की तरह ट्रीट करते कि मैथ की तरह ट्रीट करते हैं। आप लोगों को लगा कि डायरेक्ट गाड़ी 144 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चल रहा है, नहीं, त्वरित लिखा है ना, एक्सेलरेट कर रहा है, धीरे धीरे करके गाड़ी स्पीड हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। एक आपका और होता है, देखो मोशन के 3 इक्वेशन होते हैं ना। पहला तो आपको पता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, दूसरा मैंने अभी को आपको बताया, और तीसरा आपका ये भी होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप इस फॉर्मूला की मदद से भी निकाल सकते थे, ठीक है, तो जैसा चाहते वैसे निकालते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। यहाँ पर बोला इन संख्याओं में कौन सी 11 से विभाज्य है, ठीक है। तो कौन सा नंबर आपका 11 से डिविजिबल है, ये आपको बताना है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप जानते हो क्या होता है, कोई भी नंबर का ऑड प्लेस का सम, ठीक है, ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम का डिफरेंस देखते हैं, आइदर 0 होना चाहिए या तो फिर 11 का मल्टीपल में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप चेक कर लो। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर थर्ड में, अगर मैं चेक करता हूँ तो देखो यहाँ पर 4 2 6, 6 और 1 7, 7 5 12 और 12 हो गया, यानी ऑड प्लेस का सम मेरा कितना हो गया, 12 हो गया, 7 और 7 5 12। इवन प्लेस का सम देख लो, तो 9 3 12 और 12 और 7 19 और 19 4 23। तो ये देख लो दोनों का आपका डिफरेंस कितना दिख रहा है, 11 दिख रहा है, और 11 11 से मल्टीपल है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। और चेक कर लेना, ऑड और इवन प्लेस का या तो 0 या तो 11 का मल्टीपल में होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो मतलब वो नंबर 11 से डिवाइडेड नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम स्वीट सा क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये नॉर्मली आपको 2 कंडीशन दे रखा है, इफ एंड दिस, आपको बताना है कि क्या इसका रिजल्ट फॉर्म होगा, बताओ। आपको देखना है, नॉर्मली आप देखो ये 2 इक्वेशन दे रखा है, समझो दोनों इक्वेशन को अगर मैं जोड़ देता हूं, दोनों इक्वेशन को अगर मैं जोड़ देता हूं तो ये मेरा क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखना। ये मेरा पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन दोनों को मैं जोड़ रहा हूं, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आएगा कि नहीं आएगा, इक्वल टू यहाँ पर क्या है 2c और 2a, यानी 2c प्लस 2a आ जाएगा। अब आप जानते हो अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो a प्लस सी आ जाएगा, यानी समझना मेरी बात को, मतलब 2 ठो a प्लस सी है, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, a प्लस सी प्लस a प्लस सी, और यहाँ तो था ही मेरा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब आपके दिमाग में क्लिक कर गया होगा आंसर कौन सा होगा, यानी a प्लस सी अगर मैं यहाँ का खत्म कर दूँ तो यहाँ भी मुझे खत्म करना पड़ेगा, यानी आंसर क्या होगा a प्लस सी और इक्वल टू बी प्लस डी, जो कि मुझे करेक्ट आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। अब देखो ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है और ये 2016 में पूछा गया था, और आज भी इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा सीएचएसएल के पेपर में, एसएससी के पेपर में भी बनते हैं इस तरीके से क्वेश्चन। तो बताओ फिलहाल इसका आंसर क्या है। ये आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर मैं x से डिवाइड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 4 हो जाएगा।
अब आप जानते हो ये निकल के तैयार हो गया और आपको ये निकालना है। हालांकि देखो ध्यान से, क्वेश्चन में आपसे पूछा कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ और बाई में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², दोनों का वैल्यू सेपरेट सेपरेट निकाल लो। अब आप यहाँ पर मैं डायरेक्ट से करूँगा तो आप लोग कुछ बोलोगे कि मैंने डायरेक्ट कर लिया, तो डायरेक्ट करने वाली चीज़ है तो मैं क्यों इसको बेसिक से लेंदी बनाऊंगा। आपको पता है अगर मुझे क्यूब में जाना है तो क्या करते हैं, एन का क्यूब और प्लस है तो माइनस करते, क्योंकि फॉर्मूला में होता है। तो ये चीज़ अलजेब्रा का वीडियो मेरा देखना है, तब आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोलता हूँ, प्लस से माइनस, माइनस का प्लस, देख लोगे तो समझ आएगा। तो 4 का क्यूब कितना हो गया 64, और 64 में से 12 जाएगा तो 64 में से 12 जाएगा तो 52 हो जाएगा, यानी 52 ऊपर का वैल्यू, नीचे का वैल्यू 4 4 16, 16 से 2 जाएगा 14, यानी 26/7 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो, इसको ट्राई करो। सुमन, साक्षी तथा मयंक एक साझेदारी करते हैं। सुमन साक्षी से 5 गुना और साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 23,000 रुपये का अर्जित हुआ, तो साक्षी का भाग ज्ञात कीजिए। बताओ, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, 3 लोगों की बात हो रही है यहाँ पर, एक सुमन है, एक आपका साक्षी है और एक आपका मयंक है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वो लोग जो आपका निवेश करते हैं कुछ इस तरीका से करते हैं, सुमन साक्षी से 5 गुना, ठीक है, सुमन साक्षी से 5 गुना और साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करते हैं। तो मेरी बात समझना, पहले तो देखो सुमन साक्षी से रिलेटेड बोला है, ठीक है, मतलब जो सुमन का जो वैल्यू है वो साक्षी पे डिपेंड कर रहा है, और साक्षी का जो वैल्यू, जो इन्वेस्टमेंट है वो मयंक पे डिपेंड कर रहा है। यानी क्या बोला, साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 भाग, यानी अगर मयंक 5 भाग अगर आपका निवेश किया है तो साक्षी कितनी की होगी, साक्षी 3 की होगी। क्वेश्चन में साफ साफ यही बोला है। फिर क्या बोला, सुमन साक्षी से 5 गुना, यानी सुमन कितना की होगी निवेश, 15 की होगी। बात समझो मेरी बात को, अगर मयंक 5 किया है तो साक्षी कितनी की होगी, 3, मतलब 3/5 मतलब क्या हो गया, 5 मयंक और 3 साक्षी। अभी इसका 3 का 15, यानी 5 गुना कर रही है सुमन, तो मतलब क्या हो गया 15, मतलब इसी रेशियो में उन लोगों के द्वारा आपका इन्वेस्टमेंट किया गया है। और आपको पता है कि जो भी प्रॉफिट होता है उनके इन्वेस्टमेंट के ही रेशियो में डिवाइड होता है। तो 5 3 यहाँ पर कितना हो गया, 5 3 15, सॉरी 15 3 18, 18 और 5 23, यानी 23 किसके बराबर होगा, 23,000 के बराबर होगा। यानी एक का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 1,000 निकल के आ गया। आपसे पूछा था साक्षी का भाग बताओ, तो साक्षी का भाग कितना हो जाएगा, 3,000, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। तो पार्टनरशिप का वीडियो देख लेना, वहां भी पूरा क्लियर कर दिया हूं मैं सब कुछ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संपूरक कोण का अनुपात 13 और 5 है तो दोनों में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी संपूरक कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, याद होगा आपको। सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, कोई भी दो एंगल का सम आपका 180 होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, कोई भी दो एंगल का सम आपका 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर बोला संपूरक, ठीक है, तो संपूरक और पूरक होता है, ठीक है। तो 180 का सम होना चाहिए, यानी 13x प्लस 5x का सम क्या होना चाहिए, 180, यानी 18x इक्वल टू 180। तो x का वैल्यू क्या आ गया 10, यानी आप कह सकते हो कि इनके बीच में जो एंगल का डिफरेंस होगा वो 10 का डिफरेंस होगा। तो आपसे दोनों का अंतर ज्ञात करने बोला था, यानी एक ठो 13 एक ठो 5 है, तो कितना रेशो का डिफरेंस दिख रहा है, 8 का डिफरेंस। तो 8 गुना 10 80, यानी करेक्ट आंसर थर्ड। चलिए इसका आंसर बताइए, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 8 है तो इसका विचरण क्या होगा, यानी विचरण गुणांक क्या होगा। तो ये भी स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया, देख लेना एक बार स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन, क्योंकि वहां से बनेंगे तो मतलब बनेंगे क्वेश्चन, खासकर एनटीपीसी में जरूर बनेंगे, क्योंकि एनटीपीसी के प्रीवियस पेपर में काफी सारा भर भर के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे स्टैटिस्टिक्स से। तो ग्रुप डी में भी पूछे गए थे बट कम पूछे गए थे, तो इसलिए देख लेना एनटीपीसी के लिए। खैर कुछ कह नहीं सकते किसमें क्या आएगा, बट ये सब तो एकदम मेजर टॉपिक है जो बनेगा ही बनेगा एनटीपीसी में। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला होता है इसका भी आपका, आपको जैसे कि मैं बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट वेरियंस, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर क्या बोला, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन, यानी स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा 8, आपसे उसका विचरण पूछ रहा है, तो यानी वेरियंस पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस। तो यहाँ पर देख लो, यानी मानक विचलन अगर 8 है तो आपका वेरिएंस हो गया। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, ये वाला, तो दोनों जगह स्क्वायर कर देंगे, यानी 64 इक्वल टू वेरिएंस हो जाएगा, यानी जिसको बोलते हैं सीवी। तो आंसर क्या हो जाएगा 64। क्लियर। मान लो सपोज दैट अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता रहता तो फिर तो आप बना नहीं पाते, और देखो कितना सिंपल था, बस 8 का 64 करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखो,
यहाँ पर बोला है दी गई तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की तिगुनी तथा तीसरी की दुगुनी से है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 77 है तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो चलो ये मेरा आज का आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन, अब आप लोग इसको ट्राई कीजिए। अब ये क्वेश्चन देख लो और इसके बाद जैसे कि मैंने बताया इसके बाद मेरा एक और पार्ट आएगा जो कि मेरा ये पूरा सेट खत्म हो जाएगा। फिलहाल इसको ट्राई करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब ये क्वेश्चन देखो ट्रिग्नोमेट्री का, यहाँ पर कंडीशन दे रखा है इफ़ आपसे कॉट ए का वैल्यू फाइंड करने बोला है। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन अगर बहुत सारा बनाया होगा तो ये क्वेश्चन का आप आंसर थोड़ा सा जज कर सकते हो कि आंसर क्या होगा डायरेक्ट से। यहाँ पर ध्यान से देखो 9 cos ए और 12 sin ए और 15 दे रखा है। अगर मैं 15 को नीचे लेके आ जाऊँ यानी डिवाइड कर दूँ, अगर सभी जगह में 15 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा 9/15 हो जाएगा, ये cos ए हो जाएगा यहाँ पास। उसी तरीक़ा से ये 12/15 sin ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बताओ आपके दिमाग में देख के ये कुछ क्लिक नहीं कर रहा है? ये 15 देखो, यहाँ 9 देखो और ये 12 देखो, कुछ क्लिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपको पता है कि नहीं पता? कॉस ए क्या होता है मेरा B/H होता है, साइन ए क्या होता है मेरा P/H होता है। तो H आपको कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है दोनों जगह? या इसका मतलब आपको क्या समझ आ रहा है, ये कहीं ना कहीं B होगा, ये कहीं ना कहीं H होगा कि नहीं होगा? या फिर आपको ऐसे भी नहीं पता है 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, तो ये भी आपको ट्रिपलेट नहीं दिख रहा है 9 12 15 का? जब 3 4 5 का ट्रिपलेट है तो गुना करेंगे 3 से तो ये 9 बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा, ये 15 बन जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार ट्रिपलेट अगर आप याद करके रखोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो 9 12 15 का ट्रिपलेट है तो आपको तो वैल्यू डायरेक्ट से पता चल गया। अब आप मुझे बताओ ये 9/15 है, अभी मैंने बताया ये B आपका है, ये क्या आपका H है, ये B अगर और H है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 9/15 का वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा। मतलब दोनों का ये कॉस ए का वैल्यू हो गया और कॉस ए यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है कि नहीं होता है? तो बस अब आप जानते हो कॉट ए का वैल्यू पूछ रहा तो कॉट ए का वैल्यू आप जानते हो क्या होता है कॉस ए बाई साइन ए होता है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो BP यानी B/P, तो B का वैल्यू क्या है 9 और आपका P का वैल्यू क्या है यहाँ पर आपका ये सॉरी आपका P है, ठीक है, H मेरा नीचे है हाइपोटेनस, तो B/P यानी 9/12 यानी 3/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? तो बस ये यहाँ पर मेरा ये भी खत्म होता है। तो इस तरीका से आपको यहाँ पर बनाना था, ठीक है। तो चलिए तो ये मेरा आज का यहाँ पर सेट खत्म होता है फिलहाल, और जो भी बचे क्वेश्चन है जिसमें आपका वेन डायग्राम जो भी क्वेश्चन रिलेटेड थे वो उसको भी मैं कराऊंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपका उसको अलग से मैं आपका लेके आऊँगा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। और साथ में मैं फिर से बोल रहा हूँ NTPC का जितना भी मैं प्रीवियस पेपर सॉल्व करा उसको भी जरूर से देख लेना, क्योंकि उसका पेपर का पैटर्न थोड़ा अलग था और ग्रुप D का अलग है। तो जितना भी है आपको सॉल्व करना है सभी चीज़ को, ठीक है। और साथ में रिसेंट में भी जितना पेपर हुआ है SSC का उसको भी सॉल्व करना है, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिस के लिए कुछ भी कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए यहाँ पास मैं वीडियो को बाइंड अप करते हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। और चैनल पहली दफा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से ज्वाइन करो, ठीक है। मैं आपको सारा लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ वहाँ पर मैं मैथ का क्विज अब शुरू करूँगा और अभी ऐसे भी धीरे धीरे दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो जरूर से ज्वाइन कर लेना। चलिए मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।